अच्छा नहीं है, वो क्रूर है, चलो उसे एक साथ मार डालें। जॉनी ने अब अपने हत्या के इरादे को छिपाने की कोशिश नहीं की। जॉनी ठंड से चिल्लाया। फिर उन्होंने अपनी तलवार निकाली और रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े। मरो बच्चे! झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। हर जगह ठंडी रोशनी चली गई। देवता स्वॉर्ड विला के 10 से अधिक शिष्यों ने अपनी तलवारें निकालकर रुद्रसेन पर हमला कर दिया। रुद्रसेन ने भौएं से कोड़ ली। अगर वो इतने सारे मजबूत काश्तकारों से घिरा होता तो स्थिति अच्छी नहीं होती। ब्लेड की! रुद्रसेन ने अपना दाहिना हाथ उठाते हुए चिल्लाया। बज़! ब्लेड की जिसमें एक आत्मा थी रुद्रसेन द्वार तुरंत नष्ट कर दी गई थी। हर जगह ठंडी रोशनी जगमगा उठी। ब्लेड की चकाचौंध थी। जॉनी और देवता तलवार विला के अन्य शिष्य ब्लेड की को महसूस करते ही पीले पड़ गए। उन्हें लगा जैसे वे ब्लेड की के अनंत मात्रा से घिरे हुए हों। विकल्प सूचक। किसी शव को छेदने की आवाज सुनाई दी। ब्लेड की ने पहाड़ों और नदियों को विभाजित कर दिया। देवता तलवार विला के 10 से अधिक शिष्यों को ब्लेड की द्वारा छेद दिया गया था। उनके चेहरे घातक रूप से पीले पड़ गए क्योंकि वे उड़ गए थे। रुद्रसेन आगे बढ़े, उन लोगों को मारना चाहते थे। उसी समय धारवी नामक महिला शिष्या ने उन पर कुछ दर्जन तावीज फेंक दिए। रुद्रसेन के हाव भाव बदल गए और वो जल्दी से पीछे हट गए। धमाका, धमाका, धमाका। फिर तावीज फट गए। जब शॉकवेव तितर बितर हो गई तो रुद्रसेन धूल से बाहर निकल गए। वे अब देवता तलवार विला के लोगों को नहीं देख सकता था। दर्जनों मील दूर एक रक्त लाल बत्ती तेजी से जंगल में गिर गई। वाह! दिविती स्वॉर्ड विला के लोगों का एक समूह नीचे गिर गया। उनमें से प्रत्येक ने खून के कौर थूंक दिए। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। ये लोग जॉनी और अन्य थे जिन्होंने भागने के लिए अपने संप्रदाय की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। ये कैसे हो सकता है? जॉनी ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। उस बच्चे की साधना का स्तर अधिक नहीं था तो वो एक ही तलवार से उनमें से इतने सारों को कैसे मार सकता था? ये एक आत्मा है। उस कृपाण की में एक आत्मा थी, धारवी ने कहा। आत्मा? जॉनी और अन्य लोगों ने एक भयभीत अभिव्यक्ति का प्रकटन किया। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि आत्मा क्या है। इसने हमलों को आध्यात्मिकता दी। हमले की शक्ति तेजी से बढ़ जाएगी। यही तथाकथित आत्मा थी। उन्होंने एक बार देवता तलवार विला के एक बुजुर्ग को देखा था जिसने एक आत्मा को उजागर किया था। अपनी तलवार के एक स्लैश से तलवार की ऊर्जा वास्तव में 1000 मील दूर उड़ गई और देवता तलवार विला द्वारा वांछित एक काश्तकार को मार डाला। ये इतनी भयानक आत्मा थी। हालांकि यहां तक कि यिन और यांग रियल्म के काश्तकार जो आत्मा को समझ सकते थे वे फीनिक्स पंख और किलिन सीमो के रूप में दुर्लभ थे। वो बच्चा केवल एक जनरल था तो वो आत्मा को कैसे समझ सकता था? जॉनी की अभिव्यक्ति उदास थी जब उसने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि उस आदमी ने किसी प्रकार की साधना तकनीक की खेती की है जो उसकी साधना के स्तर को छिपाती है। उसकी साधना का स्तर वास्तव में बहुत अधिक है। मैंने सुना है कि वे काश्तकार जो यिन और यांग क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं उनके पास आत्मा को समझने का एक निश्चित मौका होता है। धारवी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, उसकी साधना का स्तर ऊंचा नहीं है। मैं इसे महसूस कर सकता हूं। जॉनी ने धारवी की बातों पर विश्वास किया, लेकिन जब उसने उसकी बात सुनी तो वो मदद नहीं कर सका और भौएं चढ़ाकर कहने लगा, अगर उसकी साधना का स्तर कम है तो उसके हमले में आत्मा कैसे हो सकती है? हो सकता है कि उसकी एक आकस्मिक मुलाकात हुई हो और वो एक ऐसी तलवार की को रिफाइन करने में सफल रहा हो जिसमें एक आत्मा थी और ये उसकी अपनी आत्मा नहीं थी। धारवी ने कहा, कितना भाग्यशाली! वो बहुत भाग्यशाली है। जॉनी की आंखें खुली रह गईं जब उसने सोचा कि रुद्रसेन की ब्लेड की कितनी भयानक थी, तो उसका हृदय अनंत ईर्ष्या से भर गया। उस बच्चे का इतना अद्भुत आकस्मिक सामना कैसे हो सकता था? उसके पास एक क्यों नहीं था? चलो चलते हैं और वरिष्ठ शिष्य भाई यासिर को ढूंढते हैं। जॉनी ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, भाई जॉनी, हमें अभी चोटें लगी हैं, कोई भी मरा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमें इस बारे में बात करते रहना चाहिए। वो व्यक्ति सरल नहीं है। धारवी ने थोड़ा भौएं चढ़ाई। वो स्वाभाविक रूप से जानती थी कि जॉनी वरिष्ठ शिष्य भाई यासिर की ओर क्यों जा रहा था। यासिर देवता तलवार विला के इनर यार्ड के टॉप 50 विशेषज्ञों में से एक था। उसकी शक्ति बेहद भयानक थी। जब यासिर ने मार्शल किंग की परत को तोड़ा था तभी उसने 5वीं आकाशीय लेवल के काश्तकारों को हरा दिया था। वो एक राक्षसी प्रतिभा थी। अब यासिर 9वीं आकाशीय लेवल का साधक था। कोई नहीं जानता था कि वो अब कितना मजबूत था, लेकिन यह स्पष्ट था कि अगर कोई यासिर जैसे मजबूत व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहता है तो उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जॉनी को बस इतना ही ध्यान देने की जरूरत थी। उसे इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं थी। उसे केवल उस बच्चे के शरीर पर खजाने में दिलचस्पी थी। वो कुछ प्रबल अभिनयन मंत्र भी खोजने में सक्षम हो सकती थी। अभिनयन मंत्रों के बारे में सोचकर धारवी थोड़ा उत्तेजित हो गई। झपट्टा मारना। रुद्रसेन जंगल में पूरी गति से दौड़ रहे थे। समय समय पर वे पीछे मुड़कर देखते और एक छाया बाघ को उनका पीछा करते देखते। शांत छाया बाघ जंगल का राजा था। न केवल तेज था बल्कि इसमें नुकीले दांत और एक बिच्छू जैसी पूंछ भी थी। इसकी पूंछ भी जहरीली थी। रुद्रसेन जंगल में थे जब डार्क रेवन ने अचानक उन पर हमला किया। उनके बीच एक महान युद्ध हुआ और डार्क रेवन ने रुद्रसेन के बाएं हाथ पर पंजा मार दिया। एक झटके में रुद्रसेन का हाथ खून से लथपथ हो गया। शांत छाया बाघ वास्तव में भयानक था।
दहाड़। पीछे से एक धीमी दहाड़ आई क्योंकि एक काली छाया तेजी से उनका पीछा कर रही थी। शांत छाया बाघ की ठंडी आंखें रुद्रसेन को घूर रही थीं। एक भयानक हत्या का इरादा रुद्रसेन से गुजर गया। सरसराहट। इस समय रुद्रसेन एक विशाल गर्त में भागा। जब वो अंदर आया तो उसे अपने कानों में एक अनंत गड़गड़ाहट की आवाज महसूस हुई। ये ऐसा था जैसे कोई अद्वितीय हथियार कंपन कर रहा हो। एक पल में एक ठंडी और उदास आभा उसके शरीर पर बह गई। रुद्रसेन को ऐसा लगा जैसे वो एक अनंत नरक में गिर गया हो। जानलेवा की ये इतनी घनी है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता। रुद्रसेन का चेहरा शौक से भरा था। इतनी घनी जानलेवा की कैसे हो सकती है? यहां तक कि जब उसने गुरुनाथ और पशु इम्राट को कोहरे की लड़ाई में देखा तब भी वो चौंक गया। सर्वोच्च गुरु और पशु इम्राट द्वारा उत्सर्जित जानलेवा आभा की तुलना में ये गर्त द्वारा उत्सर्जित जानलेवा आभा की तुलना में फीका था। यह खतरनाक की बहुत भयानक थी। ये कल्पना करना कठिन था कि किस प्रकार के कृषिकार ऐसी भयानक जानलेवा की छोड़ सकता है। रुद्रसेन को लगा कि उसका शरीर हत्या की के टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। दहाड़। इस समय जब छाया टाइगर ने रुद्रसेन को रुकते देखा तो वो उत्साह से दहाड़ने लगा और रुद्रसेन को मारने के लिए रसातल में दौड़ पड़ा। पुफ! अगले ही पल शैडो टाइगर को तुरंत रसातल में जानलेवा क्यूई द्वारा छेद दिया गया। उसके शरीर में विस्फोट हो गया और उसकी दुखद मृत्यु हो गई। यह बहुत डरावना है। रुद्रसेन को अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। शैडो टाइगर जैसे शक्तिशाली प्राणी की इतने दुखद तरीके से मृत्यु हो गई। ये कल्पना करना कठिन था कि घाटी में हत्यारा क्यूई कितना शक्तिशाली था। बस एक हत्यारा क्यूई गोली मार दी और रुद्रसेन की ओर टूट पड़ा। हत्यारा क्यूई ने तुरंत रुद्रसेन के शरीर को ढक लिया। आह! रुद्रसेन ने दहाड़ते हुए इसे रोकने के लिए अपने सबसे मजबूत हमले का इस्तेमाल करने की कोशिश की। कृपाण क्यूई। रुद्रसेन ने ब्लेड क्यूई को छोड़ दिया जिसमें ब्लेड की भावना थी और घातक क्यूई से टकरा गया जो उसकी ओर बढ़ रहा था। बज़! जब कृपाण क्यूई और जानलेवा क्यूई टकराए तो एक भयानक ऊर्जा तरंग बह गई और सीधे रुद्रसेन को उड़ने के लिए भेज दिया। हत्यारा क्यूई बहुत भयानक था। इसने रुद्रसेन के कृपाण क्यूई को तोड़ दिया और फिर से रुद्रसेन की ओर बढ़ गया। सब खत्म हो गया। रुद्रसेन का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। कृपाण कभी नष्ट नहीं होगा। जीवन और मृत्यु के इस क्षण में रुद्रसेन को अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी। ये हजारों साल पहले की आवाज की तरह लग रहा था। ये अनंत समय और स्थान से होकर उसके कानों तक पहुंचा। बज़! रुद्रसेन के पीछे तारों की नदी दिखाई दी। तारों की नदी के बीच में एक विशाल सिलहट था। उसके हाथ में बिजली का ब्लेड था और उसकी वजह से आसमान हिल रहा था। रुद्रसेन ने देखा और एक राजसी आकृति देखी। उसका दिल सदमे से भर गया। वो कौन था? क्या वो महान प्राचीन विशेषज्ञ था जिसने एक ही स्लैश से उजाड़ क्षेत्र को लगभग अलग कर दिया था? रुद्रसेन के मन में एक के बाद एक सवाल कौंधने लगे। जब वो रहस्यमय आकृति प्रकट हुई तो रुद्रसेन के उद्देश्य से जो हत्या का इरादा था वो वास्तव में आकाश में उड़ गया। वो हत्या का इरादा आकाश में उड़ गया और युद्ध के इरादे ने तारों से भरे आसमान को हिला दिया। क्या भयानक हत्या का इरादा है! कितना भयानक लड़ाई का इरादा है! रुद्रसेन भयभीत हो गया। उसके हाथ में गड़गड़ाहट ब्लेड के साथ रहस्यमय भगवान जैसे अस्तित्व का इस जगह की जानलेवा आभा से संबंधित था। दहाड़! दहाड़ ने आकाश को हिला दिया और अनंत हत्या का इरादा एक विशाल कुल्हाड़ी में संघनित हो गया। इसके बाद एक 3 सिर वाला 6 भुजाओं वाला गॉडफिएंड दिखाई दिया जो एक विशाल कुल्हाड़ी चला रहा था। ये गॉडफिएंड उतना ही शक्तिशाली था जिसने दुनिया बनाई थी। ये है... रुद्रसेन चौंक गए। उनके सामने का दृश्य बहुत ही अजीब था। क्या अतीत की लड़ाई फिर से हो रही है? रुद्रसेन के मन में एक विचार कौंध गया। जितना वो इसके बारे में सोचता था उतना ही उसे लगता था कि यह संभव है। शायद उसके सामने सब कुछ वास्तव में अतीत युग का एक दृश्य था। बूम! दोनों विशेषज्ञ 9 स्वर्गों के ऊपर एक उन्मादी लड़ाई में लिप्त हुए। बिजली कृपाण चलाने वाले रहस्यमय कृषक में एक सर्वोच्च प्राणी की दबंग आभा थी। जहां तक विशाल कुल्हाड़ी चलाने वाले प्राचीन शैतान की बात है, उसकी राक्षसी आभा विशाल और शक्तिशाली थी। ये 2 दाव का टकराव था। कृपाण का दाव, ये अनंत दबंग आभा का प्रतिनिधित्व करता था। कुल्हाड़ी का दाव, ये पूर्ण शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। एक ने सभी बाधाओं को नष्ट करने के लिए एक सर्वोच्च प्राणी की दबंग आभा का उपयोग किया। दूसरे ने अपने सामने सभी बाधाओं को कुचलने के लिए पूर्ण शक्ति का उपयोग किया। चाहे वो कृपाण का दाव हो या कुल्हाड़ी का दाव, वे दोनों अद्वितीय स्वर्ग विरोधी दिव्य कलाएं थीं। हर बार जब बिजली कृपाण और कुल्हाड़ी टकराती तो रुद्रसेन ने तारों से भरे आकाश में तारों को चकनाचूर होते देखा।
यदि कोई प्राचीन विशेषज्ञ मार्शल हेवन महाद्वीप पर खड़ा हो तो उनमें से बस एक दहाड़ बाहरी अंतरिक्ष में तारों को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त होगी। इसके अलावा ये दोनों अस्तित्व तारों से भरे आकाश में लड़ रहे थे। शॉकवेव्स के कारण मिल्की वे के तारे बारिश की बूंदों की तरह गिरे। वे निश्चित रूप से कम देवता हैं। रुद्रसेन को गहरा सदमा लगा। यदि कोई देवता नहीं होता तो ऐसा पराक्रम हासिल करना असंभव था, चाहे वो दबंग बिजली कृपाण ही क्यों ना हो या फिर ये आक्रोश की रोशनी थी जो पूर्ण शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी। वे सभी अविश्वसनीय रूप से भयानक थे। रुद्रसेन ने वास्तव में एक्स दाव को प्राथमिकता दी थी। क्योंकि रुद्रसेन ने प्राचीन ड्रैगनेस्क्यू एलिफेंट कला की खेती की थी, इसीलिए वो अपनी ताकत के लिए जाने जाते थे। उनकी ताकत समान स्तर के कृषकों की तुलना में दर्जनों गुना ज्यादा मजबूत थी। यदि वो एक्स दाव की खेती कर सकता है तो ये बस उसके शरीर के साथ एक आदर्श संलयन होगा। हालांकि रुद्रसेन कुल्हाड़ी दाव की गहराई और रहस्य को नहीं समझ सका। उसकी नज़र गड़गड़ाहट कृपाण पकड़े हुए शक्तिशाली प्राणी पर टिकी हुई थी। ये कृपाण दाव का अनुप्रयोग था। भले ही वे अनंत समय और स्थान से अलग हो गए थे, फिर भी रुद्रसेन उस अस्तित्व से एक अवर्णनीय दबंग आभा महसूस कर सकते थे। उस तरह की दबंग आभा, ये मेरे अलावा और कौन हो सकता है? ये एक इच्छा शक्ति थी जो इतनी शॉकिंग थी। ये कृपाण की इच्छा थी। रुद्रसेन कृपाण की इच्छा को ध्यान से समझ रहे थे। मूल रूप से रुद्रसेन थंडर कृपाण में निहित कृपाण की इच्छा को नहीं समझ सकते थे। हालांकि रुद्रसेन ने कृपाण ऊर्जा को परिष्कृत किया था, जिसमें एक आत्मा थी। आत्मा दाव का प्रकटीकरण था। कहा जा सकता है कि रुद्रसेन ने पहले से ही कृपाण दाव पर महारत हासिल कर ली थी। यद्यपि कृपाण के जिस दयनीय दाव की उन्होंने महारत हासिल की थी, वो 9वें स्वर्ग के ऊपर थंडर कृपाण में निहित कृपाण के दाव की तुलना में जुगनू की रोशनी की तरह थी। फिर भी ये कृपाण दाव ही था। कृपाण दाव के मार्गदर्शन में, जिसमें उन्होंने महारत हासिल की थी, रुद्रसेन ने धीरे धीरे थंडर कृपाण में निहित दाव को समझ लिया। इस दाव को अत्याचार के दाव के रूप में जाना जाता है। रुद्रसेन एक रहस्यमय आभा में डूब गए थे। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। आसमान में लड़ाई जारी रही। कृपाण की रोशनी चकाचौंध थी और कुल्हाड़ी की रोशनी ने दुनिया को अलग कर दिया। दोनों दाव समान रूप से मेल खा रहे थे। भगवान की हत्या। अचानक 3 सिर वाले 6 भुजाओं वाले गॉडफिएंड ने धीमी दहाड़ लगाई। उसने अपने हाथ में विशाल कुल्हाड़ी लहराई और थंडर कृपाण के साथ विशेषज्ञ पर वार किया। अचानक कुल्हाड़ी की रोशनी आसमान में उड़ गई और रोशनी से संघनित एक विशाल कुल्हाड़ी दिखाई दी। ये कुल्हाड़ी थी, कुल्हाड़ी मारने वाली कुल्हाड़ी। यहां तक कि एक भगवान को भी ये कुल्हाड़ी आधे में विभाजित कर देगी। ये इतना भयानक था कि भूत रोते और देवता चिल्लाते। जब कुल्हाड़ी नीचे आई तो बाहरी क्षेत्र की स्टार रिवर वर्ल्ड कांप उठी। ये देव क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई थी। ये बहुत डरावना है। क्या थंडर कृपाण वाला विशेषज्ञ हारने वाला है? रुद्रसेन ने आसमान में युद्ध को सदमे में देखा। उन्हें स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि थंडर कृपाण वाला विशेषज्ञ जीतेगा। पहले से हत्या के इरादे के कारण, हत्या का इरादा जिसने रुद्रसेन की जान लगभग ले ली थी, ये कुल्हाड़ी की इच्छा से संघनित होकर रुद्रसेन पर काट दिया गया था। यहां कृपाण की इच्छा थी जिसने उसे बचाया। आसमान में लड़ाई वास्तव में 2 दाव के बीच का संघर्ष था। कुल्हाड़ी का दाव, कृपाण का दाव। कुल्हाड़ी की रोशनी से संघनित विशाल कुल्हाड़ी ने थंडर कृपाण वाले विशेषज्ञ पर वार किया। कुल्हाड़ी की रोशनी विशेषज्ञ को थंडर कृपाण से डुबोने वाली थी। उस समय थंडर कृपाण वाले विशेषज्ञ ने एक अद्वितीय कृपाण लगाया। आकाश विभाजन। तारों से भरे आसमान में एक धीमी गर्जना गूंजी। स्काई स्प्लिटिंग सैबर को विशेषज्ञ द्वारा थंडर कृपाण के साथ काट दिया गया था। स्वर्ग स्वर्गीय दाव थे। सर्वोच्च स्वर्गीय दाव। लोग पैदा हुए, बूढ़े हुए, बीमार हुए और मर गए। स्वर्गीय दाव जलवायु, ऋतुओं में परिवर्तन आदि पर हावी था। हालांकि थंडर कृपाण वाले कल्टीवेटर के हमले को स्काई स्प्लिटिंग कहा गया था। इसका मतलब स्वर्गीय दाव को विभाजित करना था। विभिन्न स्वर्गों के साधक भी स्वर्गीय दाव को विभाजित नहीं कर सकते थे। स्वर्गीय दाव की गरिमा को चुनौती देने का साहस कौन करता था? यदि किसी ने स्वर्गीय दाव की गरिमा को चुनौती दी तो एक बिजली का क्लेश उन्हें नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि थंडर कृपाण वाला कल्टीवेटर बहुत दबंग था। चाल स्काई स्प्लिटिंग को काट दिया गया था। अचानक रुद्रसेन को लगा कि दुनिया में सब कुछ गायब हो गया है, केवल कृपाण ही बची है। स्काई स्प्लिटिंग कृपाण, जो अंतहीन तारों वाले आकाश से बाहर निकला था, तुरंत कुल्हाड़ी की रोशनी में घुस गया। ये दाव की टक्कर थी। गड़गड़ाहट। कृपाण में निहित दाव ने विशाल कुल्हाड़ी में निहित दाव को तोड़ दिया।
स्काई स्प्लिटिंग कृपाण ने 3 सिर वाले और 6 सशस्त्र गॉड फिएंड को फाड़ दिया। फिर तारों से भरे आकाश की दुनिया में अंतहीन तारे बिखर गए। चमकदार कृपाण प्रकाश अंतहीन तारों वाले आकाश को छेद कर सर्वालोक वहां द्वीप पर उतरा। कश एक स्लैश के साथ आधे से अधिक उजाड़ क्षेत्र लगभग बिखर गया था। ये थंडर कृपाण गुप्त क्षेत्र की गठन की प्रक्रिया थी। रुद्रसेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और घाटी में खड़े हो गए। उसका मन अजय कृपाण से भर गया था। रुद्रसेन एक रहस्यमय अवस्था में प्रवेश कर चुके थे। ये आत्मज्ञान की स्थिति थी जिसका काष्ठकारों ने सपना देखा था। मेरा शरीर कृपाण है, मेरी इच्छा कृपाण है, सर्वोच्च कृपाण है, भले ही मैं मर जाऊं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। रुद्रसेन को अचानक एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसने प्राचीन युग के सर्वोच्च विशेषज्ञ की मनःस्थिति को महसूस किया था। इस कृपाण को काटने के लिए भले ही उसका शरीर और दांव गायब हो जाएं, उसे कोई पछतावा नहीं था। झपट्टा मारना। रुद्रसेन ने अपनी आंखें खोलीं। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और धीरे से उसे दूर 10,000 मीटर ऊंचे पहाड़ पर लहराया। बज़ 300 मीटर लंबी कृपाण की रोशनी तुरंत बाहर निकल गई और 10,000 मीटर ऊंचे पहाड़ को आधा कर दिया। मैंने वास्तव में स्काई स्प्लिटिंग को समझ लिया। रुद्रसेन ने सुखद आश्चर्य के भाव से उसके हाथ की ओर देखा। दहाड़। जंगल से एक धरती को चकनाचूर करने वाली गर्जना आई। 10 से अधिक काश्तकारों ने एक क्रूर जानवर के साथ भयंकर युद्ध में लिप्त होकर अंत में काश्तकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनमें से केवल 2 ही बच पाए। हालांकि उन्होंने क्रूर जानवर के आंतरिक कोर और 8,000 साल पुराने मिस्टिक फिएंड फ्रूट को प्राप्त किया था, जिसकी रखवाली क्रूर जानवर द्वारा की जा रही थी। ये स्पिरिट फ्रूट डार्क एलिमेंटल मार्शल सोल वाले काश्तकारों के लिए बेहद उपयोगी था। एक डार्क एलिमेंटल मार्शल सोल वाले काश्तकारों को रहस्यमय राक्षस फल को परिष्कृत करने के बाद उनकी खेती में छलांग और सीमा से सुधार होगा। अगर वे इसे आगशामी के लिए ले जाते हैं तो ये निश्चित रूप से आसमान छूती कीमत पर बेचा जाएगा। दोनों काश्तकारों ने अपने घायल शवों को घसीटकर दूर तक दौड़ पड़े। झपट्टा मारना। हालांकि इस समय जंगल से एक ठंडी रोशनी निकली। एक चांदी के सांप फ्लाइंग तलवार बहुत तेज थी। इससे पहले कि दोनों काश्तकार प्रतिक्रिया कर पाते, चांदी के सांप फ्लाइंग तलवार पहले ही उनके शरीर में घुस चुकी थी। ऐसा क्यों हुआ? दोनों काश्तकार अनिच्छा से चिल्लाए, फिर वे जमीन पर गिर गए और मर गए। हरे रंग के कपड़े पहने 30वें दशक के एक किसान ने पेड़ से नीचे कूद पड़ा। उसने चांदी के सांप फ्लाइंग तलवार को हटा दिया और 2 लाशों के पास चला गया। उसने मृत काश्तकारों से संग्रहण के छल्ले लिए और जल्दी से चला गया। ये थंडर ब्लेड सीक्रेट क्षेत्र था। हर जगह हत्याओं से भरा हुआ था। यहाँ जंगल के कानून को स्पष्ट रूप से खेला जाता था। यदि किसी की साधना अपर्याप्त थी तो इस क्षेत्र में प्रवेश करना केवल मौत को दावत देना था। रुद्रसेन ने एक दिशा चुनी और चलते रहे। थंडर ब्लेड सीक्रेट क्षेत्र बहुत बड़ा था और उसके पास असंख्य संसाधन थे, इसलिए वो जल्दी में नहीं था। रुद्रसेन ने ताकतवर क्रूर जानवरों से लड़ने के लिए लगातार पहल की ताकि वो स्काई स्प्लिटिंग की शक्ति का परीक्षण कर सके। हालांकि ये स्पष्ट था कि स्काई स्प्लिटिंग की शक्ति बस अकल्पनीय थी। स्काई स्प्लिटिंग स्पिरिट जितना सरल नहीं था। स्काई स्प्लिटिंग में एक अत्यंत दमनकारी इच्छा भी थी, कृपाण की इच्छा, जो स्पिरिट को ऊर्ध्वपातित करने के बाद की क्षमता थी। स्पिरिट आध्यात्मिकता और चेतना का सबसे सरल रूप था। जहां तक विल की बात है, ये बहुत ऊंचे स्तर तक बढ़ गया था। दर्जनों राउंड तक फ्लड ड्रैगन से लड़ने के बाद रुद्रसेन को फ्लड ड्रैगन ने इस हद तक दबा दिया कि उसके पास लगभग वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। अंत में उन्होंने स्काई स्प्लिटर का इस्तेमाल किया और लगभग फ्लड ड्रैगन को अलग कर दिया। दुष्ट फ्लड पजय दहाड़ा, घूमा और जंगल की गहराई में भाग गया। दूसरी ओर रुद्रसेन जमीन पर बैठा था, जोर जोर से हाँफ रहा था। यद्यपि ये कदम स्काई स्प्लिटिंग शक्तिशाली था, लेकिन ये ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसका उपयोग आकस्मिक रूप से किया जा सकता था। एक बार इसका उपयोग करने के बाद रुद्रसेन को थकान महसूस होती थी। इसका मुख्य कारण ये था कि रुद्रसेन की साधना का स्तर पर्याप्त नहीं था। कुछ देर आराम करने के बाद वो जंगल में चला गया। अचानक रुद्रसेन के पीछे घने सुनहरे धागे अचानक उड़ गए और तेजी से रुद्रसेन की ओर उड़ गए। धागे ठंडी रोशनी से टिमटिमा रहे थे। जो कुछ भी धागों से छुआ गया था, चाहे वो पेड़ हो या चट्टान, तुरंत आधे में विभाजित हो गया था। धागा पहले ही रुद्रसेन के पीछे दौड़ चुका था और रुद्रसेन के शरीर पर बह गया। PFT
भले ही रुद्रसेन का शारीरिक शरीर अत्यंत मजबूत था, फिर भी उसके शरीर पर गहरे घाव थे। उसके शरीर पर दर्जनों छोटे घाव दिखाई देने लगे और खून बहने लगा। अरे नहीं, कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। रुद्रसेन का चेहरा अचानक बदल गया। वो छलांग लगाकर दर्जनों मीटर दूर उड़ गया और धागों के हमले से बच गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अंत में दर्जनों लगभग पारदर्शी धागों को शून्य में उलझा हुआ देखा। ये धागे अब उसके खून से सने हुए थे। ये पहली बार था कि रुद्रसेन ने इस तरह का अजीबोगरीब हथियार देखा था। जिस व्यक्ति ने हमला किया था वो निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ था। हुश! पास से एक किसान उड़कर आया और रुद्रसेन को ठंडी मुस्कान के साथ देखा। बच्चे, तुम वास्तव में भाग्यशाली हो। तुम मेरे स्वर्गीय मानवीय धागों से टकराने के बाद नहीं मरे। ये कृषक उसके 20वें दशक में था और उसके चेहरे पर ठंडे भाव थे। तुम कौन हो? रुद्रसेन ने उसे ठंडे स्वर में देखा। ग्रैंड बैरन संप्रदाय ज़हीर, अपने 20वें दशक के किसान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ग्रैंड बैरन संप्रदाय बंजर भूमि की 10 महान प्राचीन शक्तियों में से एक था। इसकी शक्ति को कम नहीं किया जा सकता था। तुम्हारा ये खजाना बुरा नहीं है, लेकिन ये बहुत बुरा है। मुझे डर है कि इसे राक्षसी तकनीकों से परिष्कृत किया गया था, है ना? रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा। लोग अच्छे और बुरे में बटे होते हैं, लेकिन खजाने नहीं होते। ज़हीर ने उदासीनता से कहा। यह सही है। झपट्टा मारना। रुद्रसेन ने ज़हीर की ओर बढ़ने की पहल की। ये व्यक्ति उसे मारना चाहता था, इसलिए रुद्रसेन स्वाभाविक रूप से विनम्र नहीं होगा। तुम काफी बहादुर हो। तुम न केवल भागे नहीं, बल्कि तुमने आक्रमण करने की पहल भी की। मैंने पहले ही ऐसे 20 से अधिक लोगों को मार दिया है जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते। ऐसा लगता है कि अब मैं एक और को मार दूंगा। ज़हीर ने स्वर्गीय मानवीय धागों को उपहास के साथ नियंत्रित किया और रुद्रसेन पर प्रहार कर दिया। घने भरे स्वर्गीय मानवीय धागे सभी दिशाओं से रुद्रसेन पर बिखर गए और कट गए। वो नहीं जानता था कि स्वर्गीय मानवीय रेशम किस चीज से बना हुआ है, लेकिन ये लगभग पारदर्शी है। यदि ये इस तथ्य के लिए नहीं था कि ये उसके खून से सना हुआ था, तो वो इसे नोटिस नहीं कर पाता। कितना अच्छा खजाना है, मुझे ये खजाना चाहिए। रुद्रसेन की अभिव्यक्ति उदासीन थी जब वो स्वर्गीय मानवीय धागों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। बव्वा, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? ज़हीर स्पष्ट रूप से हक्का बक्का रह गया, लेकिन फिर वो हंसने लगा। उसने वास्तव में स्वर्गीय मानवीय धागों को पकड़ने का साहस किया, एक शक्तिशाली और अजीब हत्या के हथियार को। क्या वो मौत को दावत दे रहा था? स्वर्गीय मानवीय धागों ने तुरंत रुद्रसेन पर हमला कर दिया। घने भरे स्वर्गीय मानवीय धागों से एक ठंडी और भयानक आभा निकल रही थी, मानो वे रुद्रसेन को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हों। निगलना। उसी समय रुद्रसेन ने अपना दाहिना हाथ लहराया और एक विकृत ब्लैक होल दिखाई दिया। स्वर्गीय मानवीय धागे जो रुद्रसेन पर हमला कर रहे थे, अनियंत्रित रूप से ब्लैक होल की ओर उड़ गए। एक पल में जब ज़हीर ने रुद्रसेन को अपना खजाना निगलते हुए देखा तो उसका चेहरा विकृत हो गया। वो जल्दी से दौड़ा और रुद्रसेन पर एक मुक्का फेंका। तुम मौत को डेट कर रहे हो। रुद्रसेन ने उपहास किया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकल गया जिसने एक पल में ज़हीर को घेर लिया। मैं हिल नहीं सकता, ज़हीर डर के मारे चिल्लाया। पू! एक क्षण बाद रुद्रसेन की मुट्ठी ज़हीर के सीने में घुस गई। ज़हीर की आंखें गुस्से में खुली हुई थीं। उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी ढही हुई छाती को देखा। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। मैं वास्तव में आप जैसे लड़के के हाथों मर गया? ये कैसे हो सकता है? ज़हीर को विश्वास नहीं हो रहा था। उसके सामने वाला लड़का स्पष्ट रूप से एक जनरल था, जबकि वो खुद 6ठी आकाशीय परत का मार्शल किंग था। वो कैसे हार सकता था? आपकी ताकत वास्तव में भयानक है। मुझे लगता है कि आप उन प्रतिभाओं में से एक हैं जो उन काश्तकारों को चुनौती दे सकते हैं जो आपसे ज़्यादा मजबूत हैं। अगर ये कोई और होता तो वे बिना किसी संदेह के मर जाते। लेकिन मुझे खेद है, भले ही मेरी साधना का स्तर ऊंचा नहीं है, मेरी लड़ने की क्षमता पहले ही एक मार्शल किंग से आगे निकल गई है। रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा। ठीक है, ज़हीर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। वो पूरी तरह से बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। ज़हीर की स्टोरेज रिंग लेने के बाद रुद्रसेन जल्दी से चले गए। रात में रुद्रसेन ने दिन के दौरान भयंकर जानवरों के साथ लड़ाई की। रात में उन्होंने स्टार चार्ट का अवलोकन किया और हेवन स्टार सोल जेड में ऊर्जा को अवशोषित किया, इस उम्मीद में कि उनकी आत्मा शक्ति सृष्टि के चरण में प्रवेश कर सकती है।
बेशक रुद्रसेन जानते थे कि ये कोई आसान काम नहीं था। शायद एक छोटे साधना स्तर को तोड़ना विशेष रूप से कठिन नहीं था, लेकिन एक बड़े साधना स्तर को तोड़ना उतना ही कठिन था जितना कि स्वर्ग पर चढ़ना। इसके लिए न केवल अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता थी, बल्कि सृष्टि के चरण में एक साधक की आत्मा के रहस्यों को समझने के लिए भाग्य की भी आवश्यकता थी। रुद्रसेन 10 दिनों से थंडर ब्लेड सीक्रेट दायरे में थे, लेकिन उन्हें बबलू बैनर्जी, वाहिदा, योहान और अन्य नहीं मिले थे। थंडर ब्लेड सीक्रेट दायरे बहुत बड़ा था और उनसे मिलना आसान नहीं था। दोपहर में रुद्रसेन ने सुना कि एक पर्वत श्रृंखला में एक प्राचीन कृषक की गुफा दिखाई दी है और कई किसान उस पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ रहे हैं। एक प्राचीन कृषक की गुफा? रुद्रसेन थोड़ा हैरान हुए। थंडर ब्लेड सीक्रेट दायरे में प्राचीन कृषक की गुफा सरल नहीं थी। अब केवल यिन यांग दायरे से नीचे के काश्तकारों को थंडर ब्लेड सीक्रेट दायरे में प्रवेश करने की अनुमति थी। फायर काइलिन के अनुसार ये ऑर्डर लॉ के प्रतिबंध के कारण था। हालांकि वेस्ट डोमेन में ये व्यापक रूप से अफवाह थी कि थंडर ब्लेड सीक्रेट दायरे के गठन के शुरुआती दिनों में थंडर ब्लेड सीक्रेट दायरे का ऑर्डर लॉ अभी तक स्थिर नहीं हुआ था। अंदर का ऑर्डर लॉ बहुत हिंसक था, जिसके कारण सीधे थंडर ब्लेड सीक्रेट दायरे खतरे से भर गया। उस समय कई शीर्ष विशेषज्ञों में थंडर ब्लेड सीक्रेट दायरे में ताओ को समझने के लिए प्रवेश किया, ठीक वैसे ही जैसे आकाश विभाजन जिसे रुद्रसेन ने पहले समझा था। बेशक भयानक कुल्हाड़ी की रोशनी भी थी। उस समय केवल शीर्ष विशेषज्ञ ही थंडर ब्लेड सीक्रेट दायरे में प्रवेश कर सकते थे। अपरिभाषित ऑर्डर लॉ किसी भी काश्तकार को मार सकता था जिसने थंडर ब्लेड सीक्रेट दायरे में अपनी इच्छा से प्रवेश करने की हिम्मत की। बाद में जब ऑर्डर लॉ स्थिर हो गया तो थंडर ब्लेड सीक्रेट दायरे में प्रवेश करने वाले कई विशेषज्ञ थंडर ब्लेड सीक्रेट दायरे में फंस गए और बाहर नहीं जा सके। इसलिए कई विशेषज्ञों ने गुफा आवास खोल दिए। अनगिनत वर्षों बाद जब थंडर ब्लेड सीक्रेट दायरे फिर से खुला तो जो विशेषज्ञ इसमें फंसे हुए थे वे मर चुके थे। ये थी थंडर ब्लेड सीक्रेट दायरे में प्राचीन कृषक के गुफा आवासों की उत्पत्ति। वे प्राचीन कृषक निश्चित रूप से पृथ्वी को चकनाचूर करने वाले व्यक्ति थे। अब उनमें से किसने स्वर्ग पर राज्य नहीं किया और दुनिया को तिरछी नजर से देखा? इसलिए प्राचीन कृषक की गुफा के बारे में सुनने के बाद कई लोग जल्दी से दौड़ पड़े। यदि वे प्राचीन कृषक की गुफा की विरासत प्राप्त कर सकें तो ये एक महान अवसर होगा। रुद्रसेन भी थंडर ब्लेड सीक्रेट दायरे में आए थे। रुद्रसेन को यहां सपना से मिलने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन सपना उसने सोचा। रुद्रसेन ने एल्डर नक्षत्र को नाराज कर दिया था। देर सवेर वो एल्डर नक्षत्र के हाथों मर जाएगा। उसे उस व्यक्ति से कोई बातचीत क्यों करनी चाहिए जो मरने वाला था? सपना के बगल में 6-7 दृश्य थे और उनमें से प्रत्येक के पास असाधारण शक्ति थी। उन दृश्यों को नेब्युला पवेलियन के दृश्य होने चाहिए और सपना प्रमुख दृश्यों में से एक के साथ काफी करीब थीं। देखने से पता चलता है कि सपना किसी व्यक्ति से मिली होंगी या डेट कर रही होंगी। बड़े भाई, वो लड़का रुद्रसेन है। नेब्युला पवेलियन के एक दृश्य ने रुद्रसेन की ओर इशारा किया। दृश्यों के नेता ने देखा और उपहास किया, ये आदमी वास्तव में भाग्यशाली है। उसने एल्डर नक्षत्र के बहुमूल्य भतीजे को मार दिया और वो अभी भी जीवित है। प्रमुख दृश्य का नाम जैक्सन था। वे 8वीं स्वर्गीय परत के मार्शल किंग और नेब्युला पवेलियन के आंतरिक दृश्य थे। यद्यपि प्रमुख बलों के आंतरिक दृश्य और बाहरी दृश्य एक ही स्थान से प्रवेश नहीं करते, क्योंकि ये एक यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन था, इसलिए कुछ आंतरिक दृश्य दूर के स्थानों पर टेलीपोर्ट किए गए थे। उनके लिए उन क्षेत्रों में टेलीपोर्ट किया जाना सामान्य था जहां बाहरी दृश्य गतिशील थे। ये रुद्रसेन निम्न पृष्ठभूमि से आता है। हालांकि वो अभी भी बहुत मजबूत है, लेकिन चूंकि उसने एल्डर नक्षत्र को नाराज किया, इसलिए केवल मौत ही उसका इंतजार कर रही है। सपना ने कहा, बड़े भाई, तुम जाकर उसे मार क्यों नहीं देते? आप एल्डर नक्षत्र से बहुत बड़ा एहसान प्राप्त कर सकते हैं। एक नेब्युला पवेलियन के दृश्य ने कहा। जैक्सन की आंखों में हिचक दिखाई दी। एक पल उसकी हत्या का इरादा विस्मयकारी था और अगले ही पल उसे रोक दिया गया। ये आदमी कमोबेश सर्वशक्तिमान गुरुनाथ से मिला है। मेरे लिए कार्य करना सुविधाजनक नहीं है। वो भाग्यशाली है। सर्वशक्तिमान गुरुनाथ के बारे में सोचकर नेब्युला पवेलियन के अन्य दृश्य श्रद्धा के भाव दिखाए बिना नहीं रह सके। पर्वत श्रृंखला की गहराई में प्रतिबंध सक्रिय हो गया है। प्राचीन कृषक की गुफा प्रकट होने वाली होगी। कोई जोर से चिल्लाया। तुरंत ही 1000 से अधिक किसान पर्वत श्रृंखला की गहराई की ओर दौड़ पड़े। रुद्रसेन जल्दी से भीड़ के बीच से आगे बढ़े, लेकिन जब वे पर्वत श्रृंखला की गहराई में घाटी के बाहरी इलाके में पहुंचे तो वे मदद नहीं कर सके जब उन्होंने देखा कि ये वास्तव में 1000 से अधिक किसानों से भरा हुआ है। ये है! रुद्रसेन की भौहें अचानक जोर से फड़क उठीं। उसने एक महान गठन देखा। ये अभी अभी स्थापित किया गया था। ये एक गहन स्तर का गठन था। क्या भयानक गठन है! यहाँ एक कत्ल का गठन है।
कुछ गड़बड़ है, निश्चित रूप से इस घाटी में कुछ गड़बड़ है। रुद्रसेन ने भौहें सिकोड़ी। हर व्यक्ति, यहाँ एक कत्ल का गठन है। कुछ गड़बड़ है, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ ज्यादा समय तक रहना चाहिए। रुद्रसेन ने धीमी आवाज में कहा। सामान्य क्षेत्र के कचरा कृषक को क्या पता होता है? कत्ल का गठन? क्या मजाक है? थंडर ब्लेड सीक्रेट दायरे में कोई येन यांग काश्तकार नहीं है। 1000 से अधिक काश्तकारों पर हमला करने की हिम्मत कौन करेगा? बच्चे, तुम ऐसे खतरनाक शब्द कहकर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? कई काश्तकारों ने रुद्रसेन को ठंडे भाव से देखा। रुद्रसेन असहाय महसूस कर रहे थे। उन्होंने उन्हें दया भावना से चेतावनी दी, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें निशाना बनाया। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें मारना चाहता है। रुद्रसेन ने हिचकिचाहट नहीं की और घाटी से बाहर निकल आए। आसपास के पहाड़ों में 100 से अधिक किसान छिपे हुए थे। इन काश्तकारों का नेतृत्व 3 लोगों ने किया। बीच वाला व्यक्ति बहुत सुंदर था और उसकी आभा अथाह थी। उसका नाम नितिन था और वो देवता तलवार विला के आंतरिक संप्रदाय के शीर्ष 10 काश्तकारों में से एक था। ऐसा कहा जाता था कि वो बहुत पहले यिन यांग दायरे में प्रवेश करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन थंडर ब्लेड सीक्रेट दायरे में अपनी खेती को जारी रखने के लिए उसने कई वर्षों तक अपनी खेती को दबा रखा था। नितिन के बगल में कामुक महिला का नाम निधि था। उन स्पिरिट अरेज को निधि ने व्यवस्थित किया था। स्पिरिट अरेज में निधि की प्रतिभा अद्भुत थी। उन्हें देवता तलवार मैनर में स्पिरिट अरेज में एक दुर्लभ प्रतिभा के रूप में जाना जाता था। तीसरा व्यक्ति एक किशोर था जो लगभग 11-12 वर्ष का लगता था। उसकी एक आलस्यपूर्ण अभिव्यक्ति थी, जैसे कि उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी, लेकिन उसके आसपास के कई दृश्य उसका सम्मान करते थे। निधि ने रुद्रसेन की ओर ठंडे भाव से देखा और कहा, यद्यपि इस बच्चे की साधना बहुत अधिक नहीं है, लेकिन उसने मेरी संरचना के माध्यम से देखा, वो सरल नहीं है। नितिन ने उदासीनता से कहा, ऐसा लगता है कि वो भी एक शक्तिशाली स्पिरिट अरे मास्टर है, लेकिन उसकी शक्ति में थोड़ी कमी है। मुझे आश्चर्य है कि वो किस बल से है। लंकेश, हमारे 2 छोटे भाइयों को ले जाओ और उस बट्टे को मार डालो। मुझे लगता है कि उसके पास बहुत सारा खजाना होगा। हाँ बड़े भाई, एक दिश्य ने आदेश लिया और 2 अन्य दिश्यों के साथ रुद्रसेन का पीछा किया। नितिन के होंठ एक भयानक मुस्कान में बदल गए। तुमने मेरी योजना को लगभग बर्बाद कर दिया, तुम्हें मरना चाहिए। बूम! दूरी में एक भयानक क्यू उभरा जिसने पृथ्वी और आकाश को अपनी चपेट में ले लिया। रुद्रसेन ने दूर से देखा और चौंक गया। घाटी से घनी भरी तलवार रोशनी निकली। ऐसा लग रहा था कि वो क्षेत्र तलवारों की दुनिया में बदल गया है। तो ये देवता तलवार माउंटेन विला है। रुद्रसेन ने भौएं सिकोड़ लीं। वो नहीं जानता था कि जाल किसने लगाया था, लेकिन जब उसने आकाश को धप्पा देने वाली तलवार कियू को देखा तो वो अनुमान लगा सकता था कि वो कौन था। देवता तलवार माउंटेन विला के अलावा इतनी शक्तिशाली तलवार तकनीक और कौन कर सकता है? घाटी में सैकड़ों देवता तलवार माउंटेन विला के शिष्यों ने देवता तलवार माउंटेन विला की 10,000 तलवार ईश्वर हत्या तकनीक का प्रदर्शन किया। उड़ती हुई तलवारें एक के बाद एक उड़ती रहीं। प्रत्येक उड़ने वाली तलवार हजारों तलवार की रोशनी को काटने में सक्षम थी। उनकी शक्ति वास्तव में इस हद तक भयानक थी कि ये चौंकाने वाली थी। देवता तलवार माउंटेन विला के, तुमने मुझ पर घात लगाने की हिम्मत कैसे की? कुछ काश्तकारों ने गुस्से में दहाड़ लगाई, लेकिन वे अगले ही पल दर्जनों तलवार की रोशनी से मारे गए। घाटी में नदी की तरह खून बह रहा था। नितिन उदासीन लग रहा था। अगर हम तुम्हें नहीं मारेंगे तो हम गुफा कैसे खोल सकते हैं? केवल तुम्हें मारकर ही मैं तुम्हारे मांस, रक्त और आत्मा को प्राचीन कृषक की गुफा में बलिदान के रूप में उपयोग कर पाऊंगा और उसे खोल पाऊंगा। ये नरसंहार अभी शुरू हुआ था। देवता तलवार माउंटेन विला पागल है। रुद्रसेन ने भौरें सिकोड़ ली। वो अनुमान लगा सकता था कि देवता तलवार माउंटेन विला ने इतने सारे काश्तकारों को मारने के लिए इतनी बड़ी सरण क्यों स्थापित की थी। उस पर्वत श्रृंखला में एक प्राचीन कृषक की अमर गुफा होनी चाहिए, लेकिन ये प्रतिबंधों से घिरा हुआ था। वे शायद प्रतिबंधों को खोलने के लिए बड़ी संख्या में काश्तकारों के मांस, रक्त और आत्मा सार का उपयोग बलिदान के रूप में करना चाहते थे। रुद्रसेन एक आध्यात्मिक शरण गुरु थे, इसलिए उन्होंने इस तरह की यज्ञ तकनीक के बारे में सुना था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं था कि देवता तलवार माउंटेन विला जैसी शीर्ष शक्ति के पास इतनी शक्तिशाली बलिदान तकनीक होगी। हालांकि बलि की तकनीक बहुत उपयोगी थी, लेकिन ये बहुत विषैली थी। यदि ये बाहर होता तो देवता तलवार माउंटेन विला इसका उपयोग करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में ये एक ऐसी दुनिया थी जहां मजबूत लोग कमजोरों का शिकार करते थे। ये एक ऐसी जगह भी थी जहां प्रमुख ताकतों द्वारा हत्या पर प्रतिबंध नहीं था।
ये विशेष रूप से उन बड़े संप्रदायों के लिए सच था जिन्होंने अपने उत्कृष्ट शिष्यों को प्रशिक्षित करने के लिए थंडर ब्लेड सीक्रेट दायरे में भेजा था। केवल जीवन और मृत्यु के बपतिस्मे का अनुभव करके ही ये तथाकथित प्रतिभाशाली शिष्य जल्दी से बड़े हो सकेंगे और अपने स्वयं के मामलों की जिम्मेदारी लेने की क्षमता रख सकेंगे, अन्यथा उनका जनता से गायब होना तय था। हुश, हुश, हुश। इसी समय पीछे से 3 साधक आए और तेजी से रुद्रसेन को पकड़ लिया। ये 3 लोग कोई और नहीं बल्कि लंकेश और अन्य 2 लोग थे जिन्हें नितिन ने रुद्रसेन का शिकार करने के लिए भेजा था। बव्वा रुको, लंकेश ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। रुद्रसेन ने थोड़ा भौएं सिकोल ली, तीनों लोगों की ओर मुड़कर पूछा, तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों बुलाया? लंकेश के बगल में स्थित देवता तलवार माउंटेन विला के शिष्य ने उपहास किया। मैंने तुमसे रुकने के लिए कहा, इसलिए तुम रुक गए। क्या बेवकूफ हो? क्या तुम उस घाटी से बच गए? आज हम तुम्हारी जान लेने के लिए यहां आए। देवता स्वॉर्ड माउंटेन विला के शिष्य ने, जो मार्शल किंग दायरे के चौथे स्वर्ग में था, उपहास किया, बाहर कूदा और रुद्रसेन की ओर मुक्का मारा। ये सभी लोग असाधारण शक्ति वाले देवता तलवार माउंटेन विला के कुलीन शिष्य थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने इतने सारे काश्तकारों के खिलाफ साजिश रची थी। देवता तलवार माउंटेन विला के 100 से अधिक शिष्य थे जो मार्शल किंग दायरे में थे और एक गहन चरण स्प्रिट एरे मास्टर थे। जब तक कि उनका सामना यिन यांग दायरे के विशेषज्ञ से नहीं होता, तब तक कोई भी उनका मुकाबला नहीं करेगा। उसके सामने मार्शल किंग दायरे के चौथे स्वर्ग वाले कृषक ने स्पष्ट रूप से रुद्रसेन को गंभीरता से नहीं लिया। वो तो केवल एक मार्शल जनरल दायरे का किसान था। क्या इस बव्वा को मारना उसके लिए चींटी को मसलने जितना आसान नहीं होगा? लंकेश और देवता तलवार माउंटेन विला के दूसरे शिष्य ने भी रुद्रसेन को अपनी आंखों में शक्तिहीन भाव से देखा। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि रुद्रसेन कौन था। वास्तव में थंडरब्लेड सीक्रेट दायरे में तथाकथित पहचान अब निवारक नहीं थी। यहां नियम ये था कि जिसकी मुट्ठी सख्त होगी उसे ही आखिरी हंसी आएगी। जब मार्शल किंग दायरे के चौथे स्वर्ग वाले कृषक ने रुद्रसेन पर हमला किया तो वो रुद्रसेन के सामने पहुंचा। उसने रुद्रसेन के चेहरे पर उपहास देखा। उसे अस्पष्ट रूप से लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब वो मरने वाला था तो इस बव्वा ने कोई घबराहट या डर क्यों नहीं दिखाया? क्या ये एक जाल हो सकता है? मार्शल किंग दायरे के चौथे स्वर्ग वाले कृषक हैरान रह गए। हालांकि जब उन्होंने रुद्रसेन की क्षमता के बारे में सोचा तो उन्होंने उपहास किया। वो कैसे खतरा हो सकता है जब वो केवल मार्शल जनरल दायरे के चौथे स्वर्ग में था? उसने देखा कि उसकी मुट्ठी उसके सामने बछड़े से टकराने वाली थी। अचानक देवता तलवार माउंटेन विला के शिष्य ने केवल अपनी आंखों के सामने प्रकाश की एक चमक देखी। अगले ही पल उसे अपनी गर्दन में दर्द महसूस हुआ। फिर बहुत सारा रक्त बाहर निकला। उसने अपनी गर्दन को लगभग प्रतीक्षावाद के रूप में ढक लिया, लेकिन खून फिर भी बाहर निकलना बंद नहीं हो सका। उसे समझ नहीं आया कि उसके सामने ये कमजोर दिखने वाला आदमी इतना भयानक क्यों था। अगले ही पल उसने सारी चेतना खो दी। जूनियर भाई जीशान। रुद्रसेन द्वारा जीशान को एक पल में मारते देख लंकेश और दूसरे शिष्य घबराहट से चिल्लाने लगे। तुम देवता तलवार माउंटेन विला के किसी को मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? बव्वा, तुम मौत को डेट कर रहे हो। एक गुस्से की दहाड़ सुनाई दी। लंकेश और देवता तलवार माउंटेन विला के दूसरे शिष्य ने अपनी तलवारें निकालीं और 10,000 तलवार की ईश्वर हत्या तकनीक का प्रयोग किया। सैकड़ों तलवारें संघनित होकर रुद्रसेन की ओर चली गईं। रुद्रसेन ने दोनों को उदासीनता से देखा। ये थंडर ब्लेड सीक्रेट दायरा है। कौन परवाह करता है कि आप किस गुट से हैं? बूम! रुद्रसेन के शरीर पर एक विकृत ब्लैक होल दिखाई दिया। जब तलवारें उसके पास पहुंचीं तो वे सभी ब्लैक होल द्वारा निगल ली गईं। बड़े भाई, मुझे अब याद आया, ये वही रुद्रसेन है जिसे नेबुला मंडप के एल्डर नाचतार मारना चाहते हैं। देवता तलवार माउंटेन विला का दूसरा शिष्य डर से चिल्लाया। क्या वो रुद्रसेन है? लंकेश के हाव भाव बदसूरत हो गए। क्योंकि बहुत सारे लोग थे और वे बहुत दूर थे, इसलिए लंकेश को रुद्रसेन का धुंधला ही आकार दिखाई दे सकता था। वो उसका चेहरा नहीं देख सकती थी, इसलिए ये सामान्य था कि वो नहीं जानती थीं कि वो कौन था। देवता तलवार माउंटेन विला के दूसरे शिष्य ने रुद्रसेन को करीब से देखा, इसलिए वो रुद्रसेन का चेहरा देख सकता था। इस आदमी ने नेबुला मंडप के एक डीकन को मार डाला। जब उन्होंने ये सोचा तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। तलवार नियंत्रण तकनीक। दोनों ने अपनी फ्लाइंग तलवारें निकालीं, उन पर कदम रखा और प्रकाश की किरणों में बदलकर दूर भागने लगे।
स्काई स्प्लिटर। रुद्रसेन ने बड़बड़ाया और अपना दाहिना हाथ हिलाया। बैंगनी रोशनी की एक लकीर अतीत में चमक गई। लंकेश और देवता तलवार माउंटेन विला के दूसरे शिष्य, जो पहले ही कुछ 100 मीटर दूर भाग चुके थे, तलवार की रोशनी से उनकी छाती छेद दी गई। इससे पहले कि वे पूरी तरह से निगल जाएं, उन्हें केवल एक अनंत अंधकार महसूस हुआ। उनके शव आसमान से गिर गए। ये गगनचुंबी तलवार वास्तव में शक्तिशाली है। रुद्रसेन ने बड़बड़ाया और वो जल्दी से तीनों लोगों के स्टोरेज चिंग लेकर चला गया। रुद्रसेन के जाने के कुछ देर बाद ही काले कपड़ों में 2 रहस्यमय लोग दिखाई दिए। क्या ये उस व्यक्ति की क्यू है? उनमें से एक ने पूछा। उसकी आवाज कर्कश, ठंडी और भावहीन थी। वो एक चलती हुई लाश की तरह था। इस तरह की आवाज ने लोगों को अपने दिल की गहराइयों से ठंडक महसूस करा दी। उसने कालराज को मार डाला। दूसरे काले कपड़े पहने व्यक्ति की आवाज भयानक लग रही थी। उन्होंने कहा कि कालराज पाताल में सिर्फ एक हत्यारा है। वो आधिकारिक रूप से पाताल का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसे मारा नहीं जा सकता। दूसरे काले कपड़े पहने व्यक्ति ने कहा, जो लोग पाताल को मारेंगे, चाहे वे कहीं भी जाएं, पाताल उन्हें मार देगा। पाताल एक भयानक हत्यारा संगठन है। उस समय नवल ने रुद्रसेन को मारने के लिए पाताल से एक हत्यारे को काम पर रखा था। ये कालराज था। रुद्रसेन को अभी भी याद है कि कालराज एक आध्यात्मिक शरण गुरु था। हालांकि कालराज फिर भी असफल रहा और रुद्रसेन के हाथों मारा गया। 9 नीदर हत्यारा संगठन इतना भयानक इसलिए था कि इसके उल्लेख पर सभी के चेहरे बदल जाते थे। ये सिर्फ उनकी ताकत के कारण नहीं था, ये उनके प्रतिशोधपूर्ण स्वभाव के कारण भी था। पाताल को एक मिशन मिलने के बाद उनके लक्ष्यों को कितनी बार मारेंगे, इसकी कोई सीमा नहीं थी। कितना भी नुकसान क्यों ना हो, पाताल अपने लक्ष्य को मार देता था। ये पाताल का नियम था, ये पाताल की प्रतिष्ठा भी थी। कुछ हत्यारा संगठनों के विपरीत वे 1-2 या कुछ बार असफल होने के बाद हार मान लेते हैं। कभी कभी वे अगर ग्राहक मर जाता है तो हार मान लेते हैं। हालांकि पाताल ऐसा नहीं करता। यहां तक कि ग्राहक मर जाए तो भी वे अपने लक्ष्यों को मारना जारी रखते हैं। शायद इसी प्रतिष्ठा के कारण ही पाताल का विस्तार और विस्तार हो सका। कालराज मर गया। अब जबकि हमने कालराज के मिशन को स्वीकार कर लिया है, तो हम उस छोटे बव्वा को निश्चित रूप से मारेंगे। पहले हत्यारे ने उदास स्वर में कहा। पीछा करो। दूसरे हत्यारे ने कहा। बैंग बैंग बैंग। दोनों हत्यारे बिना किसी निशान के गायब हो गए। रुद्रसेन को नहीं पता था कि उन्हें 9 नीदर हत्यारा संगठन द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। अभी वो जंगल में गहराई तक चलता गया। इस दिन रुद्रसेन ने हत्या की आवाजें सुनी। 10 से अधिक किसान 5 काश्तकारों का पीछा कर रहे थे। रुद्रसेन ने देखा और पाया कि उन्होंने उन 5 काश्तकारों में से एक को पहचाना जिनका पीछा किया जा रहा था। ये सपना थी। सपना के बगल में जो युवक था वो जैक्सन था, जो सपना के काफी करीब था। अन्य 3 के लिए वे स्टार पवेलियन से नहीं थे। वे संभवतः अन्य ताकतों के ढीले कृषक या कृषक थे। उनका पीछा करने वाले लोग देवता तलवार मनोहर से थे। मांस के फटने की आवाज सुनाई दे रही थी। काश्तकारों में से एक ने ईश्वरीय तलवार विला के एक शिष्य द्वारा अपनी एक भुजा काट दी थी। घाव से तुरंत खून बह निकला। आह! उस कृषक ने पीड़ा की एक अतुलनीय तीखी चीख निकाली। अगले ही पल कई लोग आगे बढ़े और किसान को चाकू मारकर मार डाला, यहां तक कि उसका सिर भी काट दिया गया। चलो उनसे मौत तक लड़ते हैं। अन्य 2 काश्तकारों ने अपने दांत पीस लिए और ईश्वरीय तलवार विला के कुलीन शिष्यों की ओर बढ़ गए। हालांकि ये बेकार था, वे केवल व्यर्थ में ही घेरे को तोड़ सकते थे। पूफ पूफ, तलवार क्यूई सीधे 2 काश्तकारों के शरीर में घुस गई, जिससे वे मौके पर ही मर गए। आह! मुझे मत मारो, कृपया मुझे मत मारो। मेरे दादाजी आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग हैं। मैं आपको अपनी संग्रहण अंगूठी दे सकता हूं। मेरे सामने एक उज्ज्वल भविष्य है। मैं यहां नहीं मर सकता। जैक्सन ने इन लोगों को विनती करते हुए देखा। एक प्रतिभाशाली, तुम सिर्फ कूड़े का एक टुकड़ा हो। ईश्वरीय तलवार विला के कई शिष्यों ने उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा। मैं कूड़े का टुकड़ा हूं, मैं कूड़े का टुकड़ा हूं, मुझे बख्श दो। मैं इस महिला को तुम्हें दे दूंगा। मैं अभी तक उसके साथ नहीं सोया हूं और वो अभी भी कुमारी है। जब आप उसके साथ खेलेंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। मैं उसे तुम्हें भी दे दूंगा। जैक्सन ने सपना को मिशेल की तरफ धकेल दिया। हा 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 हा, बुरा नहीं है। ये लड़की बहुत शुद्ध दिखती है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। जब माइकल ने सपना का शुद्ध चेहरा देखा तो वो कामुक मुस्कुराया और उसे अपने पीछे के लोगों के सामने फेंक दिया। गॉडली स्वॉर्ड विला के कई शिष्यों ने सपना को छुआ और चुटकी ली।
सपना इतनी डरी हुई थी कि वो चिल्लाती रही। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जैक्सन, जो उससे इतना प्यार करता था, उसे इतनी आसानी से दूसरों के पास फेंक देगा। जब तक आप खुश हैं, जैक्सन ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। लेकिन अगले ही पल एक ठंडी रोशनी चमकी और जैक्सन की छाती में घुस गई। तुम अब भी मुझे मारना क्यों चाहते हो? जैक्सन को विश्वास नहीं हो रहा था। माइकल ने अपनी फ्लाइंग तलवार को याद किया और ठंडे स्वर में मुस्कुराया। क्या मैंने कहा था कि मैं तुम्हें जीने दूंगा? जैक्सन जमीन पर गिर गया और उसकी आंखें खुली रखकर मौत हो गई। भाइयों, मैं पहले जाऊंगा, मेरे बाद ये तुम्हारी बारी होगी। माइकल ने हंसते हुए सपना को अपने कंधे पर उठा लिया, फिर वो एक चिकनी चट्टान की ओर चल दिया। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, सपना डर के मारे चिल्लाई, लेकिन वो मुक्त नहीं हो सकी। माइकल ने उसे चट्टान पर बिठाया और कामुकता से मुस्कुराया। उसने उसके कपड़े पकड़े और उन्हें फाड़ दिया। चीला। सपना के कपड़े फटे हुए थे, केवल उसके अंडरगारमेंट्स बचे थे। मदद या नहीं? रुद्रसेन ने भौहें सिकोड़ ली। वो सपना को पसंद नहीं करता था, इसलिए वो हिचकिचा रहा था। लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद रुद्रसेन उन लोगों को सपना को अपमानित होते हुए नहीं देख सकते। थंडरब्लेड मिस्टीरियस टेरिटरी में कोई प्रतिबंध नहीं था, इसलिए कई लोगों के आंतरिक राक्षसों को रिलीज कर दिया गया, बिल्कुल गॉडली स्वॉर्ड विला के उन शिष्यों की तरह। लेकिन यह बहुत ज्यादा जानवर था। छोटी लड़की, संघर्ष मत करो, तुम जल्द ही अच्छा महसूस करोगे, माइकल ने कामुक मुस्कान के साथ कहा। वो सपना के कपड़े फाड़ना चाहता था। उसे जाने दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अचानक एक ठंडी आवाज गूंज उठी। वहां कौन है? माइकल और गॉडली स्वॉर्ड विला के अन्य शिष्यों ने चारों ओर नजर दौड़ाई। रुद्रसेन। सपना अपने स्तनों को हाथों से ढक रही थी। जब उसने रुद्रसेन को देखा तो वो अचानक सुखद आश्चर्यचकित हो गई। छोटे लड़के, तुम हो, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। माइकल ने रुद्रसेन को पहचान लिया। वो देवता तलवार विला के शिष्यों में से एक था, जिसने उन काश्तकारों को मारने की कोशिश की थी। मैंने जिन लोगों की हत्या की, उनमें लंकेश नाम का कोई था ना? मैंने उन लोगों को इसलिए मारा क्योंकि वो मुझे मारना चाहते थे, परंतु मैंने तुम सबको इसलिए मारा क्योंकि तुम लोग जानवरों से भी बदतर हो। रुद्रसेन की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। अगर ये काश्तकारों के बीच लड़ाई होती तो रुद्रसेन सपना को बचाने की जहमत नहीं उठाता। आखिरकार वे दोस्त नहीं थे। इसके अलावा रुद्रसेन के पास सपना के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। वो उसे क्यों बचाता? हालांकि माइकल और अन्य लोग सपना को अपमानित करना चाहते थे, रुद्रसेन इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। महिला पर गैंग बनाने वाले लोगों का एक समूह, वे कितने बेशर्म हो सकते हैं। छोटे लड़के, तुमसे मिलने से पहले मुझे नहीं पता था कि बेशर्मी से शेख ही बघारने का मतलब क्या होता है। अब मैं समझता हूं कि इसका मतलब क्या है। माइकल के होंठ एक ठंडी और तिरस्कारपूर्ण मुस्कान में बदल गए। माइकल मार्शल किंग राज्य के 7वें स्वर्ग में था और वो बेहद प्रतिभाशाली था। मार्शल किंग राज्य के कल्टीवेटर का एक सामान्य 8वां स्वर्ग उसका मैच नहीं हो सकता। रुद्रसेन केवल एक सेनापति थे, इसलिए माइकल ने रुद्रसेन को निचली नजर से देखा। छोटे लड़के, तुम पेशाब क्यों नहीं करते और खुद को क्यों नहीं देखते? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुमने हमारे सामने इतनी बेरहमी से काम करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें मौत शब्द कैसे लिखा जाता है नहीं पता। इस बबुए को सीधे मारने का कोई मतलब नहीं है। उसे जिंदा पकड़ना बेहतर है और उसके मांस के टुकड़े टुकड़े करना। उसे 1000 कट से मौत का स्वाद चखाना है, अन्यथा जूनियर भाई लंकेश और अन्य लोग चैन से नहीं बैठ पाएंगे। देवता तलवार विला के शिष्यों ने चिल्लाया। उनकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी थीं। सरसराहट। उसी समय रुद्रसेन पहले आगे बढ़े और खुद को लोगों के समूह पर फेंक दिया। छोटे लड़के, क्या तुम मरना चाहते हो? आपने वास्तव में पहले हमला करने की हिम्मत की? आप नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है। रुद्रसेन के आक्रमण को देखकर देवता तलवार मैनर के शिष्य हत्या के इरादे से भर गए। हालांकि माइकल ने कहा, जूनियर भाइयों, आपको इस लड़के से सावधान रहना होगा, लापरवाह मत बनो। आपको पता होना चाहिए कि जूनियर भाई लंकेश की साधना कितनी मजबूत है। अगर इस लड़के के हाथों जूनियर भाई लंकेश की भी मौत हो गई तो मुझे संदेह है कि इस लड़के के पास कोई शक्तिशाली जादू का खजाना है। जब माइकल ने शक्तिशाली जादू के खजाने का उल्लेख किया तो देवता तलवार विला के शिष्य बिल्कुल भी नहीं डरे। इसके बजाय उनकी आंखें लालच से भर गईं, माइकल सहित। सरसराहट।
माइकल ने सबसे पहले अपनी तलवार खींची थी। बाकी देवता तलवार मैनर के शिष्यों ने भी इसका अनुसरण किया। भगवान को मारने की 10,000 तलवारों की तकनीक। माइकल चिल्लाया और अपनी तलवार से वार कर दिया। अचानक 200 से अधिक तलवार रोशनी संघनित हो गईं और रुद्रसेन की ओर फट गईं। बाकी शिष्यों ने भी असंख्य तलवार ईश्वर हत्या तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया। असंख्य तलवार ईश्वर हत्या तकनीक एक तलवार तकनीक थी जिसे देवता तलवार विला के हर शिष्य को सीखना था। ये बेहद शक्तिशाली था। जब बाकी शिष्यों ने असंख्य तलवार ईश्वर हत्या तकनीक का उपयोग किया तो वे केवल कुछ दर्जन या 100 तलवार रोशनी ही छोड़ सकते थे। उनकी साधना का स्तर स्पष्ट रूप से माइकल की तुलना में बहुत कम था। देवता तलवार विला के 13 शिष्यों ने 1000 से अधिक तलवार रोशनी जारी की। तलवार रोशनी ने आकाश को मिटा दिया और पृथ्वी को ढक लिया, जो रुद्रसेन की ओर उड़ती हुई गईं। सपना का चेहरा जब तलवारों की घनी रोशनी देखी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने सोचा कि रुद्रसेन गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे, भले ही वो मर न जाएं। जब घनी तलवार रोशनी रुद्रसेन को मारने वाली थी तो रुद्रसेन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे धीरे से लहराया। आकाश विभाजन। एक गहरी आवाज सुनाई दी। सपना ने एक ऐसा डरावना सीन देखा जिसे वो कभी नहीं भूलेंगी, भले ही वो मर जाएं। जैसे ही रुद्रसेन का दाहिना हाथ गिरा, एक चमकदार ब्लेड लाइट निकली। PFT। तलवार की सारी लाइटें तुरंत चकनाचूर हो गईं। फिर ब्लेड लाइट ने माइकल और देवता तलवार विला के अन्य शिष्यों को आधा काट दिया। क्योंकि हमला बहुत तेज था, माइकल और अन्य आधे में कट जाने के तुरंत बाद नहीं मरे। इसके बजाय उन्होंने अपने शरीर को देखा जो आधे में कट गए थे और डर के मारे चिल्लाए। फिर उनके शरीर जमीन पर गिर गए, मृत। ओह! सपना तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गईं और खूनी दृश्य देखकर पीछे हट गईं। रुद्रसेन ने आगे बढ़कर अवाक होकर कहा, एक व्यक्ति जो लाशों को देखकर पीछे हट जाता है, वो अभी भी लाइटनिंग ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में प्रशिक्षण लेना चाहता है? क्या तुम यहां मरने के लिए हो? मैं सपना जवाब देना चाहती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कैसे करें। रुद्रसेन को सपना से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो मुड़ा और जंगल की गहराई की ओर चल दिया। सपना ने जब देखा कि रुद्रसेन जाने वाले हैं तो वो जल्दी से खड़ी हो गईं और रुद्रसेन को पीछे से गले लगा लिया। भले ही उनके बीच कपड़े की एक परत थी, फिर भी रुद्रसेन सपना के विशाल स्तनों को अपनी पीठ पर दबाते हुए महसूस कर सकते थे। बड़े भाई रुद्र, मुझे पीछे मत छोड़ो, मुझे डर लग रहा है, सपना ने कांपती हुई आवाज में कहा। पहले मुझे जाने दो और अपने कपड़े पहन लो, रुद्रसेन ने कहा। सपना का चेहरा लाल हो गया। उसे अचानक याद आया कि उसके शरीर को ढकने के लिए उसके पास केवल एक ही कपड़ा था। उसने जल्दी से रुद्रसेन को छोड़ दिया और बदलने के लिए अपनी अंगूठी से कपड़ों का एक और टुकड़ा निकाला। रात को एक गुफा में अलाव जल रहा था। रुद्रसेन ने कहा, लाइटनिंग ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी अब बंद है और आप नहीं जा सकते। आपकी साधना सीमित है। मुझे लगता है कि ये गुफा अच्छा विकल्प है। आप यहाँ साधना कर सकते हैं और तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक कि लाइटनिंग ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी फिर से न खुल जाए। आप यहाँ से जा सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। सपना का चेहरा पीला पड़ गया। बड़े भाई रुद्र, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। मैं वास्तव में डरा हुआ हूँ। कृपया मुझे अपने साथ ले चलें। मैं आपकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा, सपना ने लाल चेहरे के साथ कहा। रुद्रसेन ने देखा था कि सपना और जैक्सन बहुत करीब थे, इसलिए उन्हें उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने उदासीनतापूर्वक कहा, आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी शक्ति सीमित है और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं लाइटनिंग ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में अपनी रक्षा कर सकता हूँ या नहीं। मैं आपको अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ? सपना यहाँ नहीं रहना चाहती थी। वो अभी भी बाहर जाना चाहती थी और अवसरों की तलाश करना चाहती थी। यद्यपि यहाँ रहने से उसकी जान बच सकती थी, लेकिन किसी भी अवसर का उससे कोई लेना देना नहीं था। सपना ने देखा था कि रुद्रसेन कितने मजबूत थे, इसलिए वो उनके साथ अच्छे संबंध रखना चाहती थी। उनकी राय में जब तक वो रुद्रसेन के साथ रहेंगी, उनके पास निश्चित रूप से महान अवसर होंगे। रुद्रसेन द्वारा रिजेक्ट किए जाने के बाद सपना निराश महसूस नहीं कर रही थी। इसके बजाय वो और भी साहसी हो गईं। वो रुद्रसेन की गोद में बैठ गईं और अपने कपड़े उतार दिए, यहाँ तक कि उसने अपने अंडरवेयर भी उतार दिए, जिससे उसका शरीर रुद्रसेन के सामने आ गया। उन्होंने कहा, सीनियर भाई रुद्र, सपना बहुत असहज है। सपना अभी भी प्योर है। क्या आप सपना का फायदा उठा सकते हैं? सपना रियली चाहती है कि सीनियर भाई रुद्रा सपना पर दबाव डालें। सपना ने अपने लाल होठों को थोड़ा सा काटा और मोहक रूप से कहा। उसने रुद्रसेन को गले लगाया और हेल्प नहीं कर सकी, बल्कि अपने शरीर को उसके विरुद्ध रगड़ा। रुद्रसेन खुद को एक सज्जन व्यक्ति के रूप में नहीं सोचते थे। उसकी 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं भी थीं, और वो सुंदर महिलाओं को भी पसंद करता था। हालांकि रुद्रसेन किसी भी तरह की महिला को नहीं छूते थे। उदाहरण के लिए सपना उसके सामने।
उसकी प्रतीत होने वाली शुद्ध उपस्थिति के तहत वो बहुत चुलबुली थी। यदि आप आज ऐसी महिला के साथ सोते हैं तो आप एक दिन व्यभिचारी पति हो सकते हैं। रुद्रसेन को सपना के प्रति बहुत घृणा महसूस हुई। उसने एक गहरी सांस ली और सपना के कपड़े पहन लिए। सपना का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और उसने आंखों में आंसू लेकर कहा, सीनियर भाई, क्या आपको लगता है कि सपना आपसे झूठ बोल रही है? सपना का शरीर वाकई शुद्ध है। वरिष्ठ भाई इसकी जांच कर सकते हैं। जब आप उस जगह को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। रुद्रसेन अवाक रहने बिना नहीं रह सके। ये सपना काफी कुछ जानती थी। रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा, जूनियर सिस्टर सपना, मैं कल जाऊंगा। उस समय मैं कुछ छुपाने सरण्य स्थापित करूंगा। आम लोगों को ये जगह नहीं मिल पाएगी। ये भंडारण के छल्ले माइकल और अन्य लोगों से लिए गए थे। मुझे अंदर कुछ गोलियां और स्पिरिट स्टोन मिले जो आपके लिए खेती करने के लिए पर्याप्त थे। इतना कहकर रुद्रसेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अब कुछ नहीं बोला। सपना ने बेहोशी में कहा, थैंक यू सीनियर भाई। अगले दिन सपना ने रुद्रसेन को नाराजगी भरी निगाहों से देखा। जो लोग डिटेल नहीं जानते थे वे जरूर सोचेंगे कि रुद्रसेन ने सपना के साथ कुछ किया था और फिर उन्हें छोड़ दिया था। वास्तव में रुद्रसेन के साथ अन्याय हुआ था। रुद्रसेन ने सपना की नाराजगी भरी निगाहों को नज़रअंदाज कर दिया। उनके और सपना के बीच कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास एक स्पष्ट विवेक था। मुझे उम्मीद है कि जूनियर सिस्टर यहाँ अच्छी तरह से खेती कर सकती है। थंडरब्लेड सीक्रेट दायरे बहुत खतरनाक है। एक छोटे से लाभ के लिए अपना जीवन ना खोए, रुद्रसेन ने कहा। सपना, याद रखना, अगर बड़े भाई थक गए हैं तो सपना के पास आ जाए। उस समय सपना निश्चित रूप से सीनियर भाई को सहज महसूस कराएगी, सपना ने लाल चेहरे के साथ कहा। रुद्रसेन जल्दी से चले गए। ये सपना शुद्ध लग रही थी, लेकिन उसकी हड्डियों में चुलबुले स्वभाव को छिपाना मुश्किल था, जिससे रुद्रसेन काफी निराश हो गए थे। जो महिलाएं खुद से प्यार करती थीं, वो अधिक दयनीय थीं। एक पहाड़ी जंगल के भीतर आराम करने वाले किसानों की एक अच्छी संख्या वहां इकट्ठा हुई थी। उनमें से कई लोगों ने अस्थायी स्टॉल लगाए थे, उन वस्तुओं को बाहर निकालते थे जिनकी उन्हें अन्य कष्टकारों के साथ व्यापार करने की आवश्यकता नहीं थी। थंडरब्लेड पॉकेट जोन में इस तरह का अस्थायी व्यापारिक स्थान काफी आम था। थंडरब्लेड पॉकेट जोन में इतने सारे कष्टकारों के प्रवेश करने के साथ साथ उनमें से प्रत्येक की अपनी आकस्मिक मुठभेड़ हुई। इस प्रकार उन्होंने जो वस्तुएं प्राप्त की वे निश्चित रूप से उनके लिए किसी काम की नहीं होंगी। इस प्रकार वे उन वस्तुओं का उपयोग उन वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए कर सकते हैं जिनका वे उपयोग कर सकते हैं। रुद्रसेन को कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने कुछ कष्टकारों को स्पिरिट स्टोन माउंटेन के बारे में बात करते हुए सुना। वह स्पिरिट स्टोन माउंटेन यहाँ से 300 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। कई कष्टकार स्पिरिट स्टोन्स के लिए खनन करने के लिए वहां पहुंचे हैं। मैंने सुना है कि वहां शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन है, एक मध्यम वर्गीय किसान ने कहा। सर्वोच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, ये बहुत हैरान करने वाली बात नहीं है। चलो चलते हैं और देखते हैं, शायद हम कुछ सर्वोच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन खनन कर सकते हैं। हैं, भूल जाओ, वहां बहुत सारे मजबूत कष्टकार हैं। यहाँ तक कि अगर हम शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन खनन कर सकते हैं, अगर हमारे पास पर्याप्त ताकत नहीं है तो हम मर जाएंगे। कष्टकारों की चर्चा सुनकर रुद्रसेन को दिलचस्पी हुई। उसे स्पिरिट स्टोन शीर्ष श्रेणी की जरूरत थी। इससे पहले जब वह मार्शल जनरल दायरे के 10वें आकाश में प्रवेश कर चुका था तो वह लगभग असफल हो गया था। उसने अपने शुद्ध क्यू को संघनित करने और सफलतापूर्वक तोड़ने के लिए एक शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन पर भरोसा किया था। मार्शल किंग दायरे में प्रवेश करना स्पष्ट रूप से अधिक कठिन था। केवल उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के साथ मार्शल किंग दायरे में प्रवेश करना कठिन होगा। कम से कम उसे जरूरत पड़ने पर कुछ शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन इकट्ठा करने होंगे। रुद्रसेन ने व्यापार बिंदु पर कुछ खनन उपकरण खरीदे और तेजी से स्पिरिट स्टोन माउंटेन की दिशा में दौड़ पड़े। एक दिन बाद रुद्रसेन स्पिरिट स्टोन माउंटेन पर पहुंचे। स्पिरिट स्टोन माउंटेन विशेष रूप से बड़ी स्पिरिट स्टोन खदान नहीं थी, लेकिन क्योंकि यह शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन खनन कर सकता था, इसने कई कष्टकारों को आकर्षित किया। बशर्ते शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन बहुत दुर्लभ थे। कभी कभी एक स्पिरिट स्टोन खदान एक भी शीर्ष श्रेणी का स्पिरिट स्टोन उत्पादित नहीं कर सकती थी। जल्दी करो, उस आदमी को पकड़ो, उसके पास कुछ उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन है। अचानक दूर से एक जोरदार चिल्लाने की आवाज आई। अपने 30 की उम्र में एक कृषक जल्दी से स्पिरिट स्टोन माउंटेन से बाहर निकल गया। कृषकों का एक समूह पागलों की तरह उसका पीछा कर रहा था। शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की खातिर कई लोग पूरी तरह से उन्माद में पड़ गए थे।
कृषक तेजी से बाहर भागा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि बहुत सारे कृषक उसका पीछा कर रहे थे। उसे डर था कि वह बच नहीं पाएगा, लेकिन वह शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन सौंपने के लिए तैयार नहीं था, जिसे निकालने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। कृषक ने चारों ओर देखा और अचानक दूर से एक जानवर की गाड़ी को आते देखा। गाड़ी के पीछे दर्जनों गार्ड पीछे चल रहे थे। इस समय चेहरे पर पर्दा लगाए हुए सफ़ेद कपड़ों वाली एक महिला गाड़ी से बाहर चली गई। वह सुंदर थी, उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद थी और उसके काले बाल लकड़ी के हेयरपिन से बंधे हुए थे। यद्यपि पर्दे के कारण उसका चेहरा नहीं देखा जा सकता था, लेकिन कोई भी कल्पना कर सकता था कि वह पर्दे के नीचे कितनी सुंदर थी। भागने वाले कृषक ने अपने दांत कीसे और सफ़ेद पोशाक में नकाब वाली महिला की ओर झपटा। ऐसा लग रहा था कि वह नकाब वाली महिला को सफ़ेद में पकड़ना चाहता था और उसे बंधक के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था, ताकि उसके पीछे के गार्ड्स उसकी रक्षा करने और भागने को मजबूर हो सकें। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। उसे लगा कि कृषक ने सबसे बेवकूफ़ी काम किया। नकाब वाली महिला के बगल में मध्यम वर्गीय आदमी के पास एक गहरी और भयानक क्यों थी, जिसने रुद्रसेन के दिल को धड़का दिया। वह व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत भयानक था। जो कृषक भाग रहा था, वह नकाब वाली महिला को बंधक के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन वह बस मौत को दावत दे रहा था। अंकल बेरार जी, उससे छुटकारा पाओ, सफ़ेद कपड़ों में नकाब वाली महिला ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ मिस। रुद्रसेन स्पिरिट स्टोन नस के चारों ओर घूमते हुए ड्रैगन सर्चिंग फॉर्मूला का धीरे से जाप करते हुए, उन्होंने लंबे समय तक फायर किलिन से ड्रैगन सर्चिंग फॉर्मूला नहीं सीखा था। ये मूविंग माउंटेन दाओवादी की विरासत थी, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से व्यापक और गहरा था। कम समय में इसमें महारत हासिल करना आसान नहीं था। हालांकि रुद्रसेन अभी भी इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते थे। स्पिरिट स्टोन नस और मेरा पता लगाने के लिए ड्रैगन सर्चिंग फॉर्मूला का उपयोग करना सबसे अच्छी बात थी। ड्रैगन में 9 नसें होती हैं, खदान में मुख्य हड्डी, 8 स्वभाव होते हैं और पहाड़ हिल जाता है। रुद्रसेन बड़बड़ाया। वो स्पिरिट स्टोन नस के मूल को खोजने के लिए ड्रैगन सर्चिंग फॉर्मूला का उपयोग कर रहा था। यदि स्पिरिट स्टोन नस ने शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोनों का उत्पादन किया, तो वो कोर का पता लगाने के लिए ड्रैगन सर्चिंग फॉर्मूला का उपयोग कर सकता है। ये वही सिद्धांत था जो पहाड़ों में गहरी कब्र का पता लगाने के समान था। हालांकि रुद्रसेन लंबे समय से ड्रैगन सर्चिंग फॉर्मूला का अभ्यास नहीं कर रहे थे, इसलिए वो स्थान को सटीक रूप से इंगित नहीं कर सके। हाँ, सफ़ेद कपड़े पहने मकाबवश महिला ने रुद्रसेन को थोड़ा आश्चर्यचकित भाव से देखा। अंकल बेरार जी, आपको क्या लगता है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है? सफ़ेद कपड़े पहने मकाबवश महिला ने रुद्रसेन की ओर इशारा किया। अंकल बेरार जी नामक शक्तिशाली गार्ड ने रुद्रसेन की ओर देखा और थोड़ी भौएं चढ़ा लीं। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन ये थोड़ा अजीब है। उसका फुटवर्क भी अजीब लगता है, लेकिन वो मार्शल जनरल दायरे में केवल एक कृषिकार है। वो आपके ध्यान के योग्य नहीं है। मिस, आपने अवसर खोजने और आकाश में उड़ने के लिए थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में प्रवेश करने के लिए 5 साल तक अपनी साधना के स्तर को दबा दिया है। ये जगह सिर्फ एक छोटी सी स्पिरिट स्टोन नस है, इसलिए भले ही शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हों, उनमें से कई नहीं है। ये आपके ध्यान के लायक नहीं है। चलो, गार्ड ने कहा। अंकल बेरार जी, कोई जल्दी नहीं, चलो इंतजार करके देखते हैं। सफ़ेद कपड़े पहने मकाबवश महिला अभी भी रुद्रसेन को घूर रही थी। क्या ये यहाँ है? रुद्रसेन एक दूर दराज पहाड़ी नाले के पास रुक गए। उन्होंने 3 बार ड्रैगन सर्चिंग फॉर्मूला का उपयोग किया और हर बार ये इस जगह के बारे में था। रुद्रसेन को लगा कि ये जगह होनी चाहिए। वो मुस्कुराया, एक फावड़ा निकाला और खुदाई करने लगा। ये फावड़ा कोई साधारण फावड़ा नहीं था। ये स्पिरिट फावड़ा था जो रुद्रसेन ने पिछले व्यापारिक क्षेत्र से खरीदा था। उस पर एक सरई खींची गई थी। एक बार सरई सक्रिय हो जाने पर खुदाई की गति अत्यधिक तेज होगी। रुद्रसेन ने इस फावड़े का उपयोग किया और जल्दी से एक गुफा खोदी जो 10 मीटर से अधिक गहरी थी। रुद्रसेन ने इस जगह से आश्चर्यजनक मात्रा में ऊर्जा को बाहर निकलते हुए महसूस किया, जिससे उसे खुशी की दृष्टि प्रकट हुई। ये वास्तव में शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों की खुदाई का स्थान था। उसने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपनी आभा को अलग करने के लिए एक छोटी सी छिपाई सरई स्थापित कर ली। यदि एक शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थर की आभा फैस जाती तो निश्चित रूप से यहाँ अराजकता होती। जब उनके लिए उन पागल कृषिकारों के सामना करने का समय आया तो स्पिरिट स्टोन माइन की रक्षा करने के बारे में भूल जाएं, ये कहना कठिन था कि क्या वे जीवित भी रह सकते हैं। भाई, बाहर आओ। जैसे ही रुद्रसेन ने छिपाई एरे फॉर्मेशन की स्थापना समाप्त की, बाहर से एक ठंडी चीख आई। रुद्रसेन का दिल डूब गया। क्या वो इन लोगों द्वारा खोजा गया था?
उसने अभी अभी स्थिति के बारे में सोचा। जब उसने शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थर की आभा को महसूस किया तो उसने तुरंत इसे सील करने के लिए एक छिपाई एरे सरई का उपयोग किया था। तार्किक रूप से कहें तो इन लोगों को शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों की उपस्थिति की खोज नहीं करनी चाहिए थी। रुद्रसेन ने राहत की सांस ली। वो गुफा से बाहर आ गया, आगे की ओर कृषिकार को देखकर पूछा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? देखो, ये डिलिप और अन्य लोग हैं। ऐसा लगता है कि वो इस स्पिरिट स्टोन माइन पर नजर गड़ाए हुए हैं जिसकी खुदाई की जा रही है। डिलिप और अन्य लोगों को इस बात पर घमंड है कि वे एक प्राचीन कुलीन परिवार से हैं। वे अत्यंत घृणित हैं। उन्हें इतना मजबूत होने के लिए किसने कहा? वो बच्चा बदकिस्मत है। वो अकेले स्पिरिट स्टोन माइन की खुदाई कर रहा है। बेशक वो इसकी रक्षा नहीं कर सकता। डिलिप और अन्य लोगों को स्पिरिट स्टोन लूटना पसंद है जिन्हें खोदने के लिए केवल एक या कुछ कृषिकारों द्वारा खोदा जाता है। उन्हें स्वयं स्पिरिट स्टोन खोदने की आवश्यकता नहीं है। जब उनके श्रम का फल काटने का समय आता है तो वे इसे लूट सकते हैं। आसपास कई लोग रुद्रसेन की चर्चा करने लगे और उन्हें दया की दृष्टि से देखने लगे। हालांकि ये थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी का कानून था। कमजोर लोग शक्तिशाली का शिकार होते हैं। डिलिप और अन्य लोगों ने उस स्पिरिट स्टोन माइन को लूटने की हिम्मत क्यों की जिसे दूसरों ने इतनी मेहनत से खोदा था? ऐसा इसलिए था क्योंकि वे मजबूत थे। कमजोरों को सताया जाना तय था। बॉय, हम इस स्पिरिट स्टोन माइन को ले रहे हैं। जाओ और कहीं और खुदाई करो। डिलिप ने हाथ हिलाया और अहंकार से कहा। फसर। रुद्रसेन ने अपनी आंखें थोड़ी सी कोड़ लीं। उस समय हर कोई अवाक रह गया। मार्शल जनरल क्षेत्र के एक कृषिकार ने डिलिप को हाथपाई करने के लिए कह दिया। डिलिप के चारों ओर बहुत से लोग थे, लेकिन डिलिप खुद मार्शल किंग दायरे की चौथी तारकीय परत पर था। इसके अलावा उसके आसपास के लोग भी मार्शल किंग थे। वे आधुनिक कुलीन परिवारों से आते थे और उनके पास असाधारण साधन थे। इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाने पर किसी ने भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि मार्शल जनरल दायरे के एक साधक रुद्रसेन ने डिलिप और अन्य लोगों को हाथपाई करने की हिम्मत की। वो बस मौत को दावत दे रहा था। क्या ये बच्चा पागल है? कई लोगों ने रुद्रसेन को आश्चर्य से देखा। इस आदमी की ताकत तो अधिक नहीं है, लेकिन ये काफी साहसी है, बरारजी अंकल ने भौएं चढ़ाते हुए कहा। सफेद कपड़े पहने मकाबवश महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, वो वास्तव में साहसी है। शायद उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ है। यदि उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ भी नहीं है तो मार्शल किंग दायरे में कुछ कृषिकारों को नाराज करना बस मौत को दावत देना है। जैसे ही सफेद कपड़े पहने मकाबवश महिला बोल रही थी, उसकी निगाहें रुद्रसेन पर थीं। वो शायद ही किसी पुरुष पर इतना ध्यान देती थीं। हालांकि रुद्रसेन ने उन्हें थोड़ा संदिग्ध महसूस कराया। डिलिप का चेहरा तुरंत उदास हो गया। उसके आसपास के कृषिकारों की आंखें ठंडी रोशनी से चमकने लगी। उसके अंग तोड़ दो और उसे बाहर फेंक दो। उसे अपने लिए बचाव करने दो। डिलिप ने भयानक मुस्कान के साथ कहा। हाँ। तुरंत मार्शल किंग दायरे की पहली परत पर एक कृषिकार बाहर आया और रुद्रसेन पर एक मुक्का फेंका। वे हमला कर रहे हैं। वो बच्चा खत्म हो गया। यदि उसके अंग तोड़ दिए गए और उसे थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी से बाहर फेंक दिया गया तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। कई लोग घबराकर चिल्लाने लगे, तुम अंधे हो, तुमने हमें ठेस पहुंचाने की भी हिम्मत की? मार्शल किंग दायरे की पहली परत पर एक कृषिकार ने अपने चेहरे पर एक भयानक मुस्कान के साथ कहा। हाँ। रुद्रसेन ने ठंडी से आह भरी। हर कोई देख सकता था कि रुद्रसेन अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रहे थे। वे एक आफ्टर इमेज जैसे लग रहे थे। बैंग, टक्कर की आवाज आई, जिसके बाद एक भयानक चीख सुनाई दी। मार्शल किंग दायरे की पहली परत पर एक कृषिकार को उड़ा दिया गया। उसने हवा में खून की खांसी की और जमीन पर गिर पड़ा। उसका हाथ टूट गया और वो कांप रहा था। वो बच्चा अपनी ताकत छिपा रहा था। चलो, हम साथ हमला करते हैं। डिलिप का चेहरा अचानक अंधेरे में छा गया। उसने और अन्य लोगों ने मिलकर रुद्रसेन पर हमला किया। आगे बढ़ते हुए रुद्रसेन की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। बूम बूम बूम, एक के बाद एक 6 मुक्के फेंके गए। क्रैक क्रैक, एक हिंसक टक्का की आवाज सुनाई दी। हड्डियों के टूटने की आवाज भी सुनाई दी। भयानक चीखें उठीं और एक के बाद एक गिरीं। 6 लोगों को उड़ा दिया गया। उनके हाथ टूट गए। एक शक्तिशाली बल ने उनके शरीर को हिला दिया, जिससे उन्हें आंतरिक चोटें पहुंची। वे जमीन पर गिर पड़े। उनके 7 छिद्रों से खून निकल रहा था। उनमें से कुछ लोगों ने हिलना भी समाप्त कर दिया। ये अज्ञात था कि वे मर चुके थे या जीवित। वो बच्चा बहुत मजबूत था, है ना? उसने डिलिप और अन्य लोगों को कुचल दिया था। डिलिप मार्शल किंग दायरे की चौथी तारकीय परत पर एक कृषिकार था, लेकिन वो एक भी मुक्का नहीं झेल सका। उस आदमी की साधना का स्तर क्या था?
सभी की आंखें शौक के कारण चौड़ी हो गई जब उन्होंने खदान के सामने गर्व से खड़े युवा कृषिकार को देखा। ये करीब था। सौभाग्य से दिलीप और अन्य लोगों ने पहले एक कदम उठाया, अन्यथा हम ही मुसीबत में पड़ जाते। कुछ लोग चुपचाप अपना पसीना पोंछ रहे थे। रुद्रसेन जैसे अकेले कृषिकार के लिए यहां खदान आने की 80% संभावना थी कि खदान छीन ली जाएगी। दिलीप जैसे लोगों का एक से बढ़कर एक समूह था। कुछ कृषिकार जो एक कदम उठाने वाले थे, उन्होंने राहत की सांस ली। यदि दिलीप ने कोई कदम नहीं उठाया होता तो शायद वे जमीन पर पड़े होते। क्या ये बच्चा जनरल नहीं है? वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास अपनी साधना के स्तर को छिपाने की कोई गुप्त तकनीक है? अंकल बिरारजी ने इसे अविश्वसनीय पाते हुए थोड़ी भौएं चढ़ा लीं। सफेद कपड़े पहने मकाबवश महिला ने कहा, ऐसा नहीं लगता कि वो अपनी साधना के स्तर को छिपा रहा है। जब उसने एक चाल चली तो उसके पास कोई पृथ्वी ऊर्जा भी नहीं थी। इसका मतलब है कि वो अभी भी एक जनरल है। हो सकता है कि उसके पास कोई खजाना हो। रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में इधर उधर देखा। उनके शरीर पर ठंडी आभा ने कई लोगों के दिलों को धड़का दिया। इस बार रुद्रसेन दिलीप और अन्य लोगों को अपंग करके अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, अन्यथा हमेशा बुरे इरादों वाले लोग परेशानी की तलाश में रहेंगे। वो खदान में प्रवेश किया और प्रवेश द्वार को सील करने के लिए कुछ भ्रम संरचनाएं स्थापित कीं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो खुदाई करने के दौरान कोई भी परेशान न करे। रुद्रसेन ने खुदाई शुरू की। समय समय पर वो एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट पत्थर खोदता था, समय समय पर वो एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट पत्थर खोदता था। उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर दुर्लभ थे। रुद्रसेन ने 3 दिन तक खुदाई की और केवल एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट पत्थर, 300 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थर और 5000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर खोदे। रुद्रसेन के पास इन साधारण स्पिरिट पत्थरों की कमी नहीं थी। वास्तव में उसके पास पर्याप्त उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर थे। रुद्रसेन के पास वास्तव में उच्चतम श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों की कमी थी। एक जनरल से मार्शल किंग में बदलना। सामान्य कृषिकारों को तोड़ने के लिए केवल उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन रुद्रसेन ने बहुत सी ऊर्जा जमा कर ली थी। उनकी ताकत और लड़ाई की क्षमता अविश्वसनीय थी। जब वो अगली साधना परत को तोड़ना चाहते थे तो उन्हें अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता थी। ऊर्जा के लिए उनकी आवश्यकताएं भी